नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं आज कैसा रहा बाजार का हाल और कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ पूरी रिसर्च एनालिस्ट टीम हमारे साथ है, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुशल है जो कि बाजार का हाल हमें बताएंगे, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में एक्शन क्यों रहा वो उनसे जानेंगे। पूजा बताएंगे एविएशन सेक्टर भरेगा उड़ान, क्या है इसके डिटेल्स। देवांशी हमें बताएंगे GMM फॉडलर का क्या रहा दिलचस्प केस। लेकिन उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार बाजार में आज कैसा रहा हाल। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज भी लाल निशान में बाजार बंद हुए। दिन भर हमने देखा उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिला। सुबह हालांकि बाजार मजबूत जरूर खुले थे, लेकिन दोपहर बाद बिकवाली हावी होने से प्रमुख इंडेक्स ने अपनी ज्यादातर बढ़त को गंवा दिया। हालांकि अंतिम घंटे में खरीदारी से सूचकांक कुछ संभलने में जरूर कामयाब रहे हैं। सेंसेक्स 66 अंक, निफ्टी 22 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी 50 इंडेक्स पर 19 शेयर हरे, जबकि 31 शेयरों ने लाल निशान में वो बंद हुए। सेंसेक्स पर 12 शेयर हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहे। चलिए अब FIIs और DIIs के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 3,912 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,629 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए रुक कर लेते हैं अनिल सिंघवी का। अनिल जी, आपसे यही आज के बाजार पर रुक जानना चाहेंगे, आज क्या वजह रही बाजार की गिरावट की वजह से जो बिकवाली हावी रही। तो आज के सत्र में ये मेन फैक्टर्स इसके क्या रहे हैं? भारतीय बाजारों में कल ही की तरह एक और मुश्किल ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला, जहां उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार एकदम सपाट बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 20 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ तो बैंक निफ्टी में लगभग 40 अंकों की मजबूती रही और सेंसेक्स 65 अंक नीचे। दिन भर उतार चढ़ाव रहा। शुरुआत मजबूती के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों के अच्छे संकेतों के चलते भारतीय बाजार खुले तो ऊपर और कुछ वक्त ऊपर ट्रेड भी किया, लेकिन धीमे नीचे फिसलते रहे। थोड़ी बहुत रिकवरी जो आई वो 2:30 बजे के बाद आती हुई दिखी और अंत में आखिरी घंटे की हल्की रिकवरी के चलते क्लोजिंग जो हुई उतनी बुरी नहीं हुई। क्यों हुई है अच्छी रिकवरी? 2-3 वजह थी। पहला, 11,000 का अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर, 20,800 का अहम सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी पर, और वहीं से बाजार घूमे। दूसरा, प्रधानमंत्री की नीति आयोग और RBI के साथ बैठक और उसमें पैकेज पर विचार की संभावनाएं, बस इतनी ही सी खबर से ही थोड़ी खरीदारी निचले स्तरों से आ गई और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से रिकवरी दिखी वो था डाउ फ्यूचर्स। भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद में शॉर्ट कवरिंग और हल्की खरीदारी होती दिखी है। अब एक्सपायरी का दिन भी है कल, तो कल काफी बड़ा एक्शन रहने वाला है और उस एक्शन को बाजार और मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड होकर शांत क्लोजिंग। दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, तेजी में भी और मंदी में भी, क्योंकि मंदी करने के लिए लेवल्स नीचे दिख रहे हैं और तेजी करने के लिए खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होती दिख रही। तो कल का सेशन एक्सपायरी का बेहद अहमियत वाला रहने की संभावना है। जी अनिल जी, तो एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहे, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में आपके पास फिर से वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले कुशल हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से बाजार में उथल पुथल देखने को मिली, ऐसे कौन से सेक्टर्स थे कुशल, ये हम आपसे जानना चाहेंगे जहां पर सबसे ज्यादा खबरों के दम पर एक्शन था। जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, पर आखिरी एक घंटे में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बाजार जो है वो ऑलमोस्ट आज फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची देखें तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो के नए पोस्टपेड प्लान के लॉन्च होने के बाद
जो है आज काफी प्रेशर में रहा, 8-9% की गिरावट रही। साथ ही मेटल स्पेस से टाटा स्टील जो है आज हेवीली अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। पर निफ्टी के गेनर्स अगर आप देखें तो वहां पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छी रिकवरी इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। साथ ही कोल इंडिया, कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि यहां पर हो सकता है कि ये बोनस इशू करते हुए नजर आए, उस लिहाज से 2 से 2.5% की तेजी यहां पर भी बनी। पर अगर फार्मा स्पेस देखें तो यहां पर गिरावट जो है आज जारी थी। इनफैक्ट ये जो गिरावट का दौर है पिछले 2 दिन से लगा हुआ था फार्मा स्पेस में, जिसमें लुपिन टॉप लूजर निकल कर आया। पीएसयू बैंक्स भी आज दबाव में रहे, 1 से 1.5% की गिरावट यहां पर थी। और साथ ही मेटल स्पेस की जो मैं बात कर रहा था, तो टाटा स्टील के साथ साथ सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बिकवाली नजर आई। साथ ही अगर आप रियल्टी स्पेस देखें तो यहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। पिछले 2 दिन का जो फॉल था वो कहीं ना कहीं अरेस्ट होता हुआ नजर आया और यहां पर प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही डीएलएफ जैसे शेयर में भी इंट्राडे में 2.5 से 3% की तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा जियो के पोस्टपेड लॉन्च जो उन्होंने किया, उसके बाद आप वोडाफोन आइडिया दिन के निचले स्तरों पर जाकर ये बंद होता हुआ दिखा और 12.5% तक का फॉल इसमें रहा। साथ ही भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल में भी 7 से 8% की इंट्राडे फॉल हमें देखने को मिली। और अंत में जी के हिट कॉल्स अगर आप देखें तो वहां पर एमएनएन फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और भारतीय इंफ्राटेल पर जो कॉल आई थी वो काफी दमदार रही। साथ ही इन्फोबिन टेक, इस पर संदीप जैन जी के जेम्स जो है वो रेकमेंड किए गए थे और यहां पर काफी अच्छा अपमूव, इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया। जी कुशल, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सेक्टर्स पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे आज के खास मेहमान एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, इनका रुख करते हैं। शर्मा जी, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल एक्सपायरी से पहले आज का जो ट्रेड है बाजार का, उसको आप कैसे देखते हैं? और अब कल के लिए किसी को अगर लेना हो ट्रेड इंट्राडे के तौर पर, तो आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी और हफ्ते भर के नजरिए के लिए आप कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? जी नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। मैं ये मानता हूं कि कल का जो एक्सपायरी है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, जैसे हम आज सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड ये करेगा कि अमेरिकी बाजार किस तरह से बंद होते हैं और एनालिस्ट सुबह क्या बोलते हैं। जो एक ट्रेड आपको लेना हो इंट्राडे टर्म्स में, तो मैं समझता हूँ कि परसिस्टेंट सिस्टम्स जो एक स्मॉल कैप स्टॉक समझा जाता है, 9,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये 1226 पे आज क्लोज हुआ है। ये अपना उच्चतम लेवल है इसका क्लोजिंग टर्म्स में, और तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। 1202 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका पॉसिबल है 1275 तक। ध्यान रखिए ये 4% आज पहले ही बढ़ चुका है, तो ऊपर की गुंजाइश, अगर जहाँ भी खुले वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर हम वीक के नज़रिए से देखें, एक सप्ताह भर के या 5 सेशन से, तो एक ऐसा स्टॉक है जो आज ऊपर निकला है करीब 10% जैसी वृद्धि के साथ, CDSL। तो ये जो कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये BSE की फ्लोट की हुई है और NSE पे ही ट्रेड होती है। तो ये एक डुओपोली बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और ये लीडर बन गई है, अभी NSDL के आगे निकल गई है। तो आगे का फ्यूचर देखते हुए, इंडिया का करंट पेनिट्रेशन देखते हुए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आप इसका स्टॉप लॉस 465 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 484 पे क्लोज हुआ था, 465 का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट आपका रहेगा 522। तो इंट्राडे के पिक परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की, और साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो CDSL में खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं हमारे आज के गेस्ट। सर, आपके पास फिर से लौटेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा टेलीकॉम स्पेस में थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्शन देखने को मिला। कुछ जियो की तरफ से नए प्लान्स हैं, जिससे वोडा और एयरटेल में कुछ खलबली भी मची है। क्या है पूरा एक्शन टेलीकॉम सेक्टर का, कुशल, हम आपसे जानने वाले हैं, बताइए। जी, तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में आपने देखा कि 8 से 10% तक की गिरावट जो है हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिली, और इसकी वजह रिलायंस जियो ने जो नए पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं 399 से 1499 के, वो बनती हुई नजर आई। आप देखिए काफी आकर्षक फीचर्स इन्होंने दिए हैं। नए प्लान में फैमिली पैक के साथ साथ OTT एक्सेस भी मिलेगा और साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी जो है इन प्लान्स में मुहैया कराई जाएगी। और इसके अलावा
यूएस और यूएई में जो है इंटरनेशनल रोमिंग वो भी फ्री मिलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री रेवेन्यू की बात करें तो करीब 25% रेवेन्यू पोस्टपेड ग्राहकों से आता हुआ नजर आता है और आरपू के बढ़त में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर पोस्टपेड ग्राहक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड ग्राहक हैं उन पर ये असर साफ तौर पर आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर कंपनियों को हो सकता है कि जो अपने पोस्टपेड प्लान है उनकी कीमतों को कम करना पड़े और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि जो मौजूदा इन कंपनियों के ग्राहक है वो रिलायंस जियो में शिफ्ट होते हुए नजर आए और तीसरा बड़ा असर ये हो सकता है कि जो आरपू और मुनाफा है इन कंपनियों का वो घटता हुआ दिखे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो था वो थोड़ा कॉशियस था और इस वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। टेलीकॉम के पोस्टपेड ग्राहक की सूची अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल के करीब 1.5 करोड़ ग्राहक हैं पोस्टपेड यूजर्स और साथ ही वोडाफोन आइडिया के करीब 2.1 करोड़ जो है ये ग्राहक है। और यहाँ पर अगर ब्रोकर्स की राय देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अगर सीएलए से ये बता रहे हैं कि 10% ग्राहक घटने से भारतीय एयरटेल के उनकी आय और कामकाजी मुनाफे पे 1 से 2% का जो है असर पड़ सकता है और साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए यही इम्पैक्ट 2 से 4% का हो सकता है। और यूबीएस ये मान रहा है कि इस प्लान में जिस हिसाब का अट्रैक्शन है उस वजह से काफी सारे जो वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं वो रिलायंस जियो में शिफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो रिलायंस जियो के इस नए प्लान की टेंशन में हमने देखा, जैसा कुशल भी बता रहे हैं, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आज टूट गए। तो शर्मा जी, आपकी इस पर क्या खास राय है? फिलहाल रिलायंस जियो की टेंशन जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को बहुत ज्यादा सता रही है उस पर, और क्या टेलीकॉम सेक्टर में से आपका कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आपको पसंद है, जो आप रेकमेंड करेंगे? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास खुद के पास मैं वोडाफोन यूज़र हूं और मेरे पास शेयर भी वोडाफोन का है, आइडिया का, वो मैं होल्ड करता हूं, ये बता दूं। लेकिन आज के समाचार ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। वो आप ये समझिए कि अपेक्षा ऐसी की जा रही थी कि अब क्योंकि 3 ही प्लेयर बच गए हैं, तो अब क्योंकि ऊपर का भाव बढ़ना आसान रहेगा, ये भाव बढ़ने की बजाय अब तो घटने की बात आएगी। बिकॉज़ यहाँ पे एसेंशियली अब अगर सस्ता रिलायंस दे रहा है तो उनको तो भाव बढ़ाने की जगह ही नहीं है, तो उनको तो कम भी करना पड़ सकता है। तो ये एक जो अपने आप को अगर क्लाइंट्स को रोकना है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये दोनों के लिए नेगेटिव है, भारती और वोडाफोन के लिए। रिलायंस के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। पर मैं समझता हूँ कि जो आजकल कोई भी कंपनी जो एसेंशियली ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर कि आप क्वालिटी ऑफ कॉल क्या है आपकी, कोई भी ले लो, सब जगह भी यही धंधा है कि कॉल ड्रॉप होती है। कोई ऐसी कंपनी जो अच्छा कॉल दे सके, गारंटीड दे सके, उसको मैं दुगने तिगने पैसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई ऐसा फोन और ऐसा प्रोस्पेक्ट्स लेके तो आए। ओके सर, टेलीकॉम सेक्टर पर आपका व्यू लेने के बाद थोड़ी देर में आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एविएशन सेक्टर आज खास तौर पर फोकस में रहा है। क्या वजह रही है कि एविएशन सेक्टर को लेकर इतना ज्यादा चर्चा हो रही है? इस पर पूजा, हमारी जो सहयोगी, उनसे जान लेते हैं। बताइए पूजा, एविएशन सेक्टर को लेकर एक्सक्लूसिव खबर क्या है? जी, एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है और काफ़ी बड़ा बूस्टर डोज आया है सेक्टर के लिए। इसमें ये खबर ये है कि उड़ान 4.0 के तहत अब 78 नए रूट्स पर सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है और जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर या इसके रूट्स पर काम करेंगे उन कंपनियों को इंसेंटिव्स भी दी जाएगी। इसमें अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा उनको। पहला तो ये कि स्टोरेज, पार्किंग, टर्मिनल चार्जेस निःशुल्क होंगे। सरकार लिक्विडिटी गैप फंडिंग जो होगा उसमें भी 20% सरकार की तरफ से होगा। एटीएफ पर भी उनको जीएसटी पर 1% की छूट मिलेगी और इसके अलावा योजना से देश में ट्रैफिक का भी विस्तार होने की भी बात की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि अगस्त में जो ट्रैफिक के डेटा आए थे वो भी काफ़ी शानदार थे, खास करके घरेलू उड़ानों से के लोड फैक्टर में और ऑक्यूपेंसी रेट में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला था। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर ये कुछ रूट्स और ऐड हो जाते हैं इसमें तो एविएशन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। ओके, शर्मा सर, एविएशन सेक्टर पर जो ये एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, कहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, किस शेयर पर? मैं समझता हूं कि थोड़ा अभी
जो एयरलाइंस हैं उसके अंदर सबसे जो बड़ी फ्लीट है वो तो ऑब्वियसली इंडिगो के पास है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी उसी का रहेगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसी के ऊपर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा समय लूँगा इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव व्यू लेने में, अभी भी थोड़ा और समय लगेगा, तो अभी वक्त नहीं आया कि इसको पॉजिटिवली देखा जाए। जी, ओके सर। आपके पास लौटे उससे पहले जीएमएम फॉडलर का ओएफएस आज रिटेल के लिए खुल चुका है। शेयर आज लगातार दूसरे दिन 10% के लोअर सर्किट पर है। पूरी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर का। देवांशी, बताइए जीएमएम फॉडलर से जुड़ी हुई खबर। बिल्कुल, आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े डेवलपमेंट्स जीएमएम फॉडलर में होते हुए दिखे और यही नहीं, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार 10% की लोअर सर्किट इस स्टॉक में आते हुए दिखी। मैं आपको बता दूं कि प्रमोटर्स की ओएफएस के जरिए करीब 20.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी और कल नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ दिखा, जो पूरा भरा था। उसके बाद ग्रीन शो ऑप्शन भी एक्सरसाइज करने का जो प्लान है वो कंपनी के प्रमोटर्स ने लिया था, तो कुल मिला के 20.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। लेकिन आज रिटेल निवेशकों के लिए जो ओएफएस खुलता हुआ दिखा उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अब ये ओएफएस क्यों लाया गया था, तो अगस्त में कंपनी की पेरेंट में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की बात की गई थी, ऐलान किया गया था। तो ओएफएस के जरिए जो फंड्स जुटाए जाएंगे उसके वो जो पेमेंट है वो करते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही आप देखिए ये शेयर में गिरावट क्यों आती हुई दिखी थी, तो उसकी 2 बड़ी वजह थी। सबसे पहले तो ये जो ओएफएस लाया गया था उसका फ्लो प्राइस 3500 रुपीज प्रति शेयर पर तय किया गया था, जो कि क्लोजिंग प्राइस से करीब 33% के डिस्काउंट पर था। तो इसके चलते सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव होते हुए दिखे थे और एक बड़ा ट्रिगर था जिसके चलते स्टॉक में लगातार 2 दिन से गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा आप देखिए जो ओएफएस का ऐलान होता हुआ दिखा, उससे पहले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे कि एसएलपी में कई एक्टिविटी होती हुई दिखी, यानी कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग के जरिए करीब 2 लाख शेयर्स यहाँ पे उधार लिए गए थे। और जब भी एसएलपी में उधार लिए जाते हैं शेयर्स, तो शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो कि उधार लेते हैं। तो इस स्टॉक में गिरावट काफी टाइम से आती हुई दिख रही थी। तो आप देखिए ओएफएस से पहले भी करीब 12% स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन ओएफएस की जो प्राइस थी, फ्लो प्राइस तय हुई थी 33% नीचे, उसके बाद और भी ज्यादा स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर कई डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे और ये स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फोकस में था। बहुत शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर और डिटेल जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब शो में वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। तो वीके शर्मा जी आज हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं। शर्मा जी बताइए ऑप्शन कल के लिए कौन सा बताने वाले हैं बम्पर कमाई का? जी स्वाति जी, 2 स्टॉक लेकर आया हूँ, 2 ऑप्शंस। एक तो एक्सिस बैंक, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी बुधवार के दिन मेरा शो होता है तो मैं नेक्स्ट डे थर्सडे एक्सपायरी होती है तो मैं बैंक नहीं दूं, लेकिन फिर भी हमारे जो एनालिस्ट है उन्होंने ये स्टॉक दिया है और ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको ये इसी महीने के हैं, यानी कि कल ही स्वाहा हो जाएगा है। तो सितंबर का 420 रुपये का कॉल स्ट्राइक प्राइस का खरीदा जा सकता है एक्सिस बैंक, 5 रुपये पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2.5 रुपये और टारगेट रहेगा 10 रुपये। इसी तरह से कोफोर्ज यानी कि NIT टेक्नोलॉजी जो पहले कही जाती थी, 2220 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदें 22 रुपये पे, स्टॉप लॉस 10, टारगेट रहेगा 50 रुपये का। हाँ, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए ऑप्शन के प्राइजेस कम हैं लेकिन मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन न देना पड़े तो आपको महंगे ऑप्शन लेने पड़ेंगे अक्टूबर महीने के, तो वो भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। धन्यवाद एंड जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे रुक करते हैं अनिल जी का। अनिल जी, कल एक्सपायरी के दिन किन अहम लेवल्स पर और किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? एक्सपायरी के लिहाज से कुछ अहम लेवल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, वो है 11,000 से 11,100। ये निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है और 11,000 के लेवल्स पर कॉल्स में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, यानी कि उसके नीचे जाने की संभावनाएं कम दिखती है। उसके नीचे गए तो मामला मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। ऊपर की तरफ 11,200 से 11,300 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना साफ नजर आती है। बैंक निफ्टी 20,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिखा रहा है, अगर वो टूटा तो 250-300
पॉइंट की रेंज नीचे के लिए खुल जाती है और ऊपरी स्तरों पर 21,400 21,500 की वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना है। उसके पार निकले तो 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी भी वहां से और ऊपर जा सकता है, लेकिन संभावना उसकी कम है। अब मजबूती के कारण क्या हो सकते हैं? मजबूती के कारण जो हो सकते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण, अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आती है तो वायदा कारोबार की सितंबर इसके आखिरी दिन शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बाजारों में थोड़ा ऊपर का मूड बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए एकदम स्मूथ ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, मार्केट ओवरसोल्ड है, बढ़ सकते हैं, लेकिन अगला ट्रिगर जो आपके लिए वो एफआईएस की बिकवाली की तरफ से है। पिछले 2 दिनों के आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, आज देखना होगा आंकड़े किस तरह से रहते हैं, और अगर एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े बरकरार रहते हैं तो फिर ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एक और ट्रिगर जहां से थोड़ी सी राहत के संकेत आए, चीन के साथ सीमा पर तनाव, अब वो तनाव को लेकर अगर कोई अच्छी या बुरी खबर आती तो उस पर भी बाजार अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन कल का एक्शन ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के आसपास और एक्सपायरी के इर्द गिर्द रहेगा और उसी पर आपको फोकस करना है। शुक्रिया सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका। अब वीके शर्मा सर, आपका रुख कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, मतलब 6 महीने से लगभग 1 साल तक का नजरिया कहां पर है? जी स्वाति जी, सन फार्मा जो मैं पहले भी दे चुका हूं और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। लेगार्ड है, पीछे रह गया है। पहले कभी अच्छा खासा हुआ करता था, कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत दिया था, लेकिन अभी भी भारत की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। तो इसका जो अच्छा ग्रोथ है वो अगले 2 सालों के अंदर आने वाला है। अगर हम उसको देखें तो करीब 8% सालाना इसका रेवेन्यू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगले 2 सालों के अंदर आएगा 20 से 22 के बीच में, यानी कि, और उसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब 21% रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा खासा ग्रोथ है और ये 1 साल का जो टारगेट है हमारा एनालिस्ट का दिया हुआ वो करीब है 668, यानी कि यहाँ से करीब 32% ऊपर। क्यों अच्छा करेगा? इल्यूमिया इसकी जो ड्रग है सर्विसेज की, जापान में अभी लॉन्च हुई है आज ही, और अमेरिका में पहले से है, और इसके 3 स्पेशलिटी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी को लेके, कैंसर को लेके और स्किन डिजीज को लेके, ये सब रंग लाएंगे। और यहाँ पे ऐसी आशा है कि इसका जो रिसर्च, जो इसने बहुत पैसा खर्च किया है, करीब पिछले 6 सालों में 12,000 करोड़ के ऊपर ये खर्च, 13,000 करोड़ के ऊपर खर्च कर चुके हैं लगातार। तो उसके हिसाब से ये रंग आना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म दृष्टि से अच्छा स्टॉक है। डेट भी लगातार कंपनी कम कर रही है, करीब 3500 करोड़, मतलब 3,500 करोड़ पिछले साल कम किया था, 1,500 करोड़ का अभी इस क्वार्टर में कम किया है। तो नेट डेट कंपनी का 0 है, ग्रॉस डेट अभी 5,000 करोड़ है, लेकिन आगे चल के वो भी कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि उपयुक्त है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छी है। सन फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। चलिए अब देखते हैं कि कल ऑप्शन की किस रणनीति में मिलेंगे आपको कमाई के मौके। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है और जैसा अभी अनिल जी भी बता रहे थे कि 11,200 के आसपास काफी रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट का कोई पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो बाउंस पे हमें 11,200 की पुट ऑप्शन लेना चाहिए। आज की क्लोजिंग इसकी 80 रुपीज के आसपास की है, बट हम बाउंस पे लेंगे, यानी ये पुट हमें 45 से 50 रुपीज के आसपास मिलेगी, उस समय लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपया होना चाहिए और टारगेट करीब 90 से 100 रुपीज का होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कल की एक्सपायरी 11,200 के नीचे होनी चाहिए, पॉसिबली 11,100 की तरफ हो सकती है। तो इसको देखते हुए बाउंस पे हम 11,200 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और अगर स्टॉक्स में काम करना है तो इंडसइंड बैंक जो वीक लग रहा है, इसमें अगर इसमें बेच के चलना चाहिए, नीचे हो सकता है ये स्टॉक करीब 510 की तरफ आ सकता है। स्टॉप लॉस हमें 540 का रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। साथ ही वीके शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए। तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सब हमारे लिए लेकर आए एक्सक्लूसिव रिसर्च, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही।